हरे कृष्णा दोस्तों, मैं पंडित विपुल शर्मा अपने चैनल एस्ट्रो आस्था हाउस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो D9 चार्ट का चल रहा है और D9 चार्ट में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, दिखाया था कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में जो सुख दुख आते हैं, जो लाइफ पार्टनर का चरित्र है या स्वभाव है, वो सब हम कैसे देखते हैं। इसी तरीके से हम D9 चार्ट में और भी चीजें देखेंगे। आज जो टॉपिक रहेगा वो D9 चार्ट में रहेगा कि आप विवाहित होने के योग। आपने देखा होगा काफी ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर विवाह नहीं करते या विवाह उनका हो नहीं पाता। उसमें उनके क्या योग एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं वो आज मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये एक पत्री लगा रखी है मैंने, ये सन 71 की पत्री है, 71 की पत्री है और ये जो जातक हैं 50 साल के होने वाले हैं, मगर इनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। वो क्या कारण है जो नहीं हो पाई है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें ये है कि जब तक सारे कॉम्बिनेशन पूरे नहीं बैठते, जब तक कोई भी फल कथन आदमी को नहीं कहना चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। अगर आपको 5 याद है और 5 याद नहीं है तो वो आपको कभी भी आपका कॉल लग नहीं पाएगा जब तक आपका पूरा कॉम्बिनेशन 10 डिजिट का नहीं होगा। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हम जो भी चीज देखते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, तभी किसी मंजिल पे पहुंच पाते हैं, जब भी हम कोई फल कथन कह पाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। इसी हिसाब से मैं आपको ये पत्री दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे योग हैं, मैक्सिमम योग वो हैं जो अविवाहित होने के होते हैं। पहला योग जो है वो ये है कि इसमें फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सूर्य है और 7th हाउस का लॉर्ड शनि है। सूर्य और शनि और ये दोनों ही कहाँ हैं? समसप्तक हैं, एक दूसरे के 7वें घर में बैठे हुए हैं। जब भी लग्नेश और सप्तमेश एक साथ बैठ जाएं या अपने से आमने सामने बैठ जाएं या अपनी राशि परिवर्तन करें तो ये योग होता है। खासकर ये लेट मैरिज में देखा जाता है, जिनका विवाह में थोड़ा विलंब होता है उसमें ये योग देखा जाता है। मगर और भी कॉम्बिनेशन है जो इस पत्री में अविवाहित होने के होते हैं। पहला योग यही होता है कि सूर्य शनि एक साथ हो या सूर्य शनि आपस में समसप्तक हो या 6, 8, 12 में हो लग्नेश और सप्तमेश तो हो जाता है। इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन होता है शनि और चंद्रमा का। शनि और चंद्रमा, शनि जो है वो चंद्रमा पे पूरी दृष्टि दे रहा है और चंद्रमा जो है नीच का है। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ चंद्रमा नीच का हो जाता है और शनि उस पर पूरी दृष्टि देता है। पहला कॉम्बिनेशन यही बनता है, सूर्य और चंद्रमा जब भी शनि के अप्रोच में होंगे, शनि की राशि में बैठे हों दोनों या शनि के नक्षत्र में बैठे हों या शनि की दृष्टि हो रही हो, तो ये योग अविवाहित होने के हो जाते हैं। 10 योग हैं, उसमें से एक योग ये है। ये योग आपको विवेकानंद जी की कुंडली में मिल जाएगा जो आजीवन अविवाहित रहे थे और 39 साल में ही उन्होंने अपना बहुत बड़ा जीवन जिया था। शनि चंद्रमा उनके 10th हाउस में थे और बुध जो था वो 2nd हाउस में था। मतलब कर्म क्षेत्र में शनि और चंद्रमा थे और 2nd हाउस में जहाँ वाणी का भाव है वहां बुध बैठा हुआ था और शनि और बुध में दोनों में ही जो था राशि परिवर्तन योग था। उस हिसाब से जब भी वो बोलते थे तो आदमी उन्हें सुनना ही पसंद करता था और सुनता ही रहता था। इसी हिसाब से तीसरा योग मैं आपको बताऊं, शनि की दृष्टि शुक्र पे। शुक्र क्योंकि हमारा शादी का कारक है, 7th हाउस का हमारा जो कालपुरुष की कुंडली में कारक है वो है शुक्र। शुक्र की वजह से ही शादियां होती। और अगर ये कारक जो है शनि के अप्रोच में हो तो ये लेट मैरिज भी करवाता है और अविवाहित भी देता है। अब इनके अविवाहित के योग इसलिए भी ज्यादा थे क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जो शनि है वो 5 ग्रहों को दृष्टि दे रहा है। 5 ग्रहों को तो यहाँ दृष्टि दे ही रहा है क्योंकि यहाँ पंचायत है, 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। मगर शनि D9 चार्ट में हम देखें तो शनि कहाँ है? 12th हाउस में है और वो नीच का हो गया है। D9 चार्ट ये कंफर्म करता है 12th हाउस हमारा बैड प्लेजर है
और D9 ये कंफर्म करता है कि बैड प्लेजर इन्हें नहीं मिल सकता, किसी भी हाल में नहीं मिल सकता, क्योंकि शनि वहां नीच का है। शनि क्या है? शनि जब हम शादी का योग देखते हैं तो वहां गुरु और शनि दोनों का ही गोचर, दोनों का ही आशीर्वाद होना 7th हाउस या 1st हाउस पे जरूरी होता है, या लग्नेश पे या सप्तमेश पे। मगर शनि है क्या? शनि है वैरागी बनाने वाला, सन्यासी बनाने वाला। उन्होंने कभी अपनी गृहस्थी नहीं बसाई और ना ही वो कभी किसी की गृहस्थी बसाते हैं। मगर ये जरूर है कि ये भौतिकवाद में तो नहीं, मगर अध्यात्म के लिए ये जो योग है ये बहुत अच्छा रहता है। शनि का नीच का होके बैठना, अगर ये सन्यासी या वैरागी या कोई होते तो इनके लिए बहुत अच्छा था, मगर गृहस्थ सुख के लिए ये अच्छा नहीं है, किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। क्योंकि वैराग्य तो दे सकता है शनि 12th हाउस में, मगर कभी भी बैड प्लेजर नहीं दे सकता। दूसरा इसमें क्या है, शनि ये जो पत्री होती है 9 ग्रहों की होती है, और 9 ग्रह में से इसमें से आप देखना कि शनि के अंडर में, शनि के कंट्रोल में कितने ग्रह हैं। शनि खुद सप्तमेश है और 10th हाउस में है, मगर शनि 5 ग्रहों को दृष्टि दे रहा है, ये पांचों शनि के कंट्रोल में है। एक तीसरी दृष्टि होती है शनि की जो केतु के ऊपर है, शनि की तीसरी दृष्टि केतु के ऊपर है। केतु 12th हाउस में बैठा हुआ, शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन है कि बैड प्लेजर इन्हें नहीं मिल सकता, और मिलेगा भी तो काफी अल्प मात्रा में होगा, वो ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। मगर अविवाहित होने के जो इनके पूर्ण जीवन का अविवाहित होने के योग है वो सिंपल से यही है कि यहाँ 9 ग्रह हैं और 9 के 9 शनि के अंडर में है। शनि यहाँ खुद है 10th हाउस में, 5 ग्रह ये हैं, 3 ग्रह ये है, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, जो 10वीं होती है, वो यहाँ मंगल पे पड़ रही है। पहली दृष्टि तीसरी होती है जो केतु पे पड़ रही है, दूसरी 7वीं दृष्टि होती है जो इन पांचों पे पड़ रही है, पांचों ग्रह पे पड़ रही है, तीसरी दृष्टि 10वीं होती है जो मंगल पे पड़ रही है। राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि ये 9 के 9 ग्रह शनि के कंट्रोल में। अविवाहित होने के तो इतने ही योग काफी होते हैं कि अगर चंद्रमा, सूर्य और शुक्र यही तीनों शनि के अंडर में हो, कंट्रोल में हो, तो ही विवाह नहीं हो पाता। यहाँ तो 9 के 9 ग्रह ही शनि के अंडर में है। और इसमें जो दूसरा और जो योग है वो मैं आपको बता दूं, 7th हाउस और 12th हाउस में जब भी मैलेफिक प्लेनेट होगा, क्रूर प्लेनेट जिसे कहते हैं, होगा तो वो कभी भी, यहाँ मंगल है, यहाँ केतु है, 7th हाउस और 12th हाउस दोनों जगह ही मैलेफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं। और दूसरा इसमें क्या है, मंगल जो है योग कारक है, योग कारक मंगल है, मगर शनि की दृष्टि से दृष्ट है। और इसमें एक और खास बात है कि विवेकानंद जी की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग था, मगर वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। मगर ये जातक जो है ये शादी करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है? वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि यहाँ शुक्र जो है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्र हमारा जो है मन मस्तिष्क है, और शुक्र जो है हमारा लग्जरियस पार्ट है वैवाहिक जीवन का, या वैवाहिक जीवन कह लीजिए। तो ये शुक्र हमेशा उकसाता रहता है चंद्रमा को कि मुझे विवाह करना है। मगर चंद्रमा चूंकि नीच का है और वो इतना बली नहीं है, इसलिए उसका विवाह जो है, विवाह की तरफ ध्यान तो है मगर विवाह नहीं हो रहा है। एक इसमें तीसरी बात होती है बंजर राशि की। बंजर राशि क्या होती है? मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। वो इसमें तो नहीं है, मगर एक अविवाहित होने का सबसे मुख्य कारण भी ये होता है कि जब भी आपका लग्नेश या सप्तमेश या सूर्य या चंद्रमा या शुक्र बंजर राशियों में होंगे, 1, 3, 5, 6 इन राशियों में होंगे तो ये बंजर राशियां हैं। अगर इनमें शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश, सप्तमेश इसमें से कोई भी होता है तो ये शादी में विलंब भी करता है और हमेशा अविवाहित रहने के लिए अग्रसर करता है। और इसमें एक और कॉम्बिनेशन बनता है 5 ग्रहों का। जब भी 4 या 5 ग्रह एक घर में बैठ जाते हैं तो वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। वर्चस्व की लड़ाई क्या होती है? 5, जैसे एक पिताजी के 5 बच्चे हों और एक उनकी जायदाद है और उस पर पांचों का लड़ाई झगड़ा करना।
तो उसमें से जो जीतता है या हारता है उसमें से एक ही जीतता है, जिसमें से ये क्या है, इसमें इनका जो है बुध का सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। ना सूर्य अच्छी पोजीशन में, ना गुरु, ना चंद्रमा, ना शुक्र। यहाँ बुध सबसे अच्छी पोजीशन में है, जो इन्हें मानसिक शांति तो थोड़ी खैर दे सकता है, मगर बोलने चालने में और एजुकेशन में ये काफी इनका लाभ करवा सकता है। जब भी ग्रह युद्ध होगा तो हमेशा ही कोई एक ग्रह जीतेगा और 4 हारेंगे। तो उनमें से ये सूर्य, शुक्र और चंद्रमा यहाँ हारे हुए हैं, गुरु भी हारे हुए हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि इन सब पे पड़ रही है। एक और कॉम्बिनेशन होता है, जब भी शुक्र जिस राशि में बैठा हो, वो इस पत्री में नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अविवाहित होने के योग। अगर शुक्र बंजर राशियों में है, 1, 3, 5, 6 राशियों में है, और उसका जो लॉर्ड है वो शुक्र से 6, 8, 12 में बैठा हुआ है। अगर शुक्र बंजर राशियों में है, 1, 3, 5, 6 ये राशियां बंजर होती हैं। अगर शुक्र इनमें बैठा हुआ है और जिसमें वो बैठा हुआ है उसका लॉर्ड अगर शुक्र से 6ठे घर, 8वें घर या 12वें घर में होगा तो अविवाहित होने के योग कंफर्म होते हैं। और इसमें एक और वो है, सूर्य शुक्र जब भी बैठेगा, आपने सुना होगा पंडित जी से, जब भी आप कोई विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं या विवाह होता है तो पंडित जी कई बार कह देते हैं तारा डूबा हुआ है। तारा डूबा हुआ होने से मतलब है गुरु और शुक्र का अस्त होना। जब सूर्य के ज्यादा समीप शुक्र और गुरु पहुंच जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। यहाँ वही चीज है, यहाँ शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त है, क्योंकि वो सूर्य से काफी करीब बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इनका विवाह नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे मोबाइल के फोन का नंबर होता है, जब तक पूरे 10 के 10 कॉम्बिनेशन वो आप मिलाते हैं जब तक फोन नहीं मिल सकता, उसी तरह कोई भी हमें गणना करनी होती है तो वो हम पूरे उससे करेंगे। D9 चार्ट भी देखेंगे, D30 चार्ट भी देखेंगे, D1 चार्ट भी देखेंगे अच्छी तरह, और उसमें भी सबसे ज्यादा शनि की पोजीशन देखेंगे हम कि शनि के अंडर में कौन कौन से ग्रह हैं। शुक्र, सूर्य, चंद्रमा अगर ये शनि के अंडर में आते हैं, लग्नेश या सप्तमेश ये शनि के अंडर में आते हैं, और शनि की खुद की पोजीशन अच्छी नहीं है, या D9 चार्ट में जाके शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, जैसे कि इस पत्री में है शनि यहाँ नीच का हो गया, जहाँ बैड प्लेजर मिलता है वहां जो है शनि नीच का हो गया, जो अविवाहित होने के कंफर्म योग देता है। तो दोस्तों, ये जो तरीके हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो मैंने सब आपको बता दिया इस पत्री के द्वारा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और अगर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, कोई उसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।